नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अप्रैल माह का। अप्रैल माह में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे खबरें हैं, ऐसी न्यूज़ हैं, ऐसे तथ्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और समग्रता से हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को उत्तर प्रदेश के, और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है इसको मैं आपको इंगित करते हुए चलता हूँ। तो उस पर विशेष फोकस करिएगा। सब कुछ जानना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं आ सकता है और क्या आ सकता है। तो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। बाकी नॉलेज के लिए आपको जो है सब कुछ जानना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी वैकेंसी का आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब जो लीड्स मिल रही हैं, जो अब जो है खबरें मिल रही हैं, विशेषकर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, रोज़ ही जो है कुछ ना कुछ इसके बारे में आ रहा है। समकक्ष अहर्ता वाला जो विवाद है या जो है जो प्रकरण है, वो बहुत जल्द ही सॉल्व होने की उम्मीद है। आज के ही पेपर में, अमर उजाला में सुबह मैंने पढ़ा कि बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और जून में नोटिफिकेशन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। बाकी लोक सेवा आयोग की बहुत सारी अन्य भर्तियां भी इस विवाद में फंसी हुई थी, लेकिन सभी पर जो है एक साथ समकक्षता वाला जैसे ही मैटर सॉल्व हो जाएगा वो भर्ती आ जाएगी। और उसके बाद आपको मात्र 3 महीने, अधिकतम 4 महीने, उससे ऊपर जो है आपको समय नहीं मिलना है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। तो अगर आप सीरियस हैं, अभी तक जो है समीक्षा अधिकारी को एक जो है साइड में रख के पढ़ रहे थे, पार्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो आप फुल टाइम पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है। आपके पास आज की डेट से 5 महीने से ज़्यादा नहीं है, ये विश्वास मानकर चलिए, अगर आप जो है मुझ पर भरोसा करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, एक बेहतर, सुव्यवस्थित, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसको हम फाउंडेशन बैच कहते हैं, तीनों तरह के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों से परिचित हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, एक ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9506742546, इस पर RO लिख कर भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर RO टाइप करिए और भेज दीजिए। आपको रिप्लाई में एक मैसेज जाएगा लंबा चौड़ा, उसको धैर्यपूर्वक शुरू से आखिरी तक पढ़ लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इधर हमारे 2016-2021 बैच के सफल अभ्यर्थियों की जो है सूची दी हुई है। पिछले 1.5 साल 2 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, अगर हम कुल सिलेक्शंस को देखें समीक्षा अधिकारी में, तो 50 प्लस सिलेक्शन जो है बहुत आराम से हम गिना सकते हैं। 45 तो इसी बार के हैं 2021 वाले में, और उससे पहले 8 हैं, तो 50 प्लस जो है मैंने कहा, इसीलिए वैसे टोटल संख्या जो है लगभग 55 हो जाएगी ये। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाएं, और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। और अगर आप चाहते हैं कि 2023 में जो वैकेंसी आने जा रही है, ये आपका जो है फाइनल डेस्टिनेशन हो, इसके बाद आपको इसकी तैयारी ना करनी पड़े, ना इसकी प्लानिंग करनी पड़े, तो अभी से लग जाइए। चाहे हमारे साथ करिए, चाहे स्वयं से करिए, बस लग जाइए और कर डालिए। मेरा जो है कहना यही है। हमारी रामायण पुस्तक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी की अब जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल है, साथ में ही अब जो है फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ये फ्लिपकार्ट का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, पिन कमेंट में भी दिया जाएगा, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आपको कोई और किताब नहीं पढ़नी है। अगर आपको 55 प्लस लाना है 60 में से, 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के 60 नंबर के, अगर आपको 55 प्लस स्कोर करना है तो बस आपको इस किताब को 5 बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना है, 2 बार रिवाइज कर लेना है। कुल मिलाकर एग्जाम की डेट तक 5 बार इसको जो है आपको पढ़ लेना है, और 55 प्लस की गारंटी हम आपको देते हैं। तो बस इससे ज़्यादा जो है और कुछ नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले अभी G20 सम्मेलन चल ही रहा है इंडिया में, अलग अलग प्लेसों में, तो
वाराणसी में भी कई आयोजन हुए उसमें। तो G20 समिट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक बना है महर्षि। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा सुनने में अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन ये महर्षि मात्र एक नाम नहीं है, इसका एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। क्या इसका फुल फॉर्म है? इसमें जो है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, मोटे अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान की पहल। तो ये जो है महर्षि का फुल फॉर्म है। ये भारत ने जो है G20 देशों की समिट जो यहाँ पर हुई, विशेषकर कृषि पर, उसमें एक प्रस्ताव रखा। उसमें कहा कि एक महर्षि नाम का हमको संगठन बनाना चाहिए जो मोटे अनाजों, जिसको भारत ने जो है बहुत विशिष्टता से लिया है, तो मोटे अनाजों पर रिसर्च करे। साथ में और भी बहुत सारे प्राचीन अन्न हैं जो बहुत ही जरूरी नहीं है वाइड स्प्रेड है, कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं, उन पर रिसर्च किया जाए और उन पर वापस लौटा जाए। क्योंकि जो मोटे अनाजों की जीवन शैली थी वो एक हेल्दी जीवन शैली मानी जाती है। क्योंकि 2023 जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया है, इसीलिए विशेषकर जो है ये महर्षि वाला प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया है। बाकी ये एक्सेप्ट होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये माध्यमिक संस्कृत विद्यालय पूरी तरह से संस्कृत माध्यम में होंगे और ये 5 जिले याद रख लीजिए, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट और सीतापुर। ये 5 जिले हैं जहां पर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2023 घोषित कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं लेकिन जो आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो कम से कम 100 से ऊपर के पुरस्कारों की पूरी लिस्ट है और साहित्यकार उनको क्या क्या मिला, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा विश्व भारती पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार है संस्कृत संस्थानम का, ये मिला है आदरणीय प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हुआ, M25 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट 2023। तो 26 मार्च 2023 को ये संपन्न हुआ और इसमें 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो है एविगेनी डाउकन्स्काय ने जीता। तो अगर इससे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खबर बनती है तो ये बनेगी, विजेता पूछा जाएगा। वैसे बहुत हद तक संभावना है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है M25 टूर्नामेंट टेनिस का कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपको बताना होगा कि ये लखनऊ में आयोजित हुआ। आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लगभग 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के उन्नयन के लिए योजना शुरू कर रखी है। तो विकास कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो आकांक्षी विकास खंड होंगे, ब्लॉक होंगे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अभी ये घोषणा की गई है, अभी कोई पुरस्कार दिया नहीं गया है। ये बताया गया है कि जो लोग अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, मानकों पर खरा उतरेगा, उन ब्लॉक्स को स्पेशली पुरस्कृत किया जाएगा। और ऐसे 5 विकास खंड इसमें चुने जाएंगे जिनको 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार की राशि दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी हर जिले में एक एक्सपोर्ट हब बनेगा। अब ये जो योजना है ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में कितने जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए हुए हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की गई है विदेश व्यापार नीति के तहत। और देश के सभी जिलों में, मतलब सारे ही जिलों में देश में एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब जो है स्थापित होंगे। अब इससे थोड़ा सा इतर जो है एक और इसी से जुड़ा जो है फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। विदेश व्यापार नीति में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मिर्जापुर और बनारस या वाराणसी को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा देने की भी घोषणा की गई है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, कि टाउन ऑफ एक्सीलेंस
कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के? मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी। हो सकता है आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा टाउन ऑफ एक्सीलेंस जिला नहीं, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जिला नहीं घोषित किया गया। 3 ये होंगे, एक चौथा नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए जो है इससे प्रश्न इस तरह से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जीआई टैग के लिए उत्पादों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार भेजी जा रही थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो डिपार्टमेंट है जो ये चीज़ देखता है, इसमें से बनारसी लंगड़ा आम बहुत ही फेमस है। देसी पान बनारस का, बनारसी पान वैसे भी जो है दुनिया में फेमस है। और उसके अलावा कई सारे और चीज़ें जो है जिनको जीआई टैग सैंक्शन हो गया है। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। 3 अप्रैल 2023 को जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, ये बनारस का हो गया, बनारसी लंगड़ा आम ये भी बनारस का हो गया। रामनगर में ही जो है भाटा बैगन जो है, जो बैगन भाटा जो है आप जानते हैं, बड़ा वाला जो बैगन होता है उसको भाटा कहते हैं। तो ये बैगन हो गया वहाँ का, इसको जीआई टैग मिला। साथ में चंदौली का आदम चीनी चावल। हो सकता है आपसे जीआई टैग ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए आदम चीनी चावल जो है कहाँ का मशहूर है, तो चंदौली का मशहूर है। वैसे बनारस में भी होता है, नो डाउट जो है। तो जो आपके पास ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप जो है उसको टिक कर देंगे। इनके साथ अन्य 7 उत्पादों को भी जीआई सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ये 4 उत्तर प्रदेश के हैं जिनका हम विशेषकर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग अभी तक प्राप्त हुआ है, लेकिन आप इस संख्या से चिपक मत जाइएगा, हर महीने ये संख्या बदलेगी। इसलिए केवल एक सामान्य जानकारी के लिए इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें से 7 उत्पाद जो है ओडीओपी से रिलेटेड हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और 4 कृषि एवं उद्यान से संबंधित हैं जो कि काशी क्षेत्र से हैं। काशी क्षेत्र का मतलब है बनारस और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें चंदौली भी आता है। और इस तरह से अब कुल संख्या जो है 45 हो गई उत्पादों से, जो कि चेंजेबल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संख्या से चिपकने की आवश्यकता नहीं है, जो संख्या बदल जाती है। और 9 और प्रोडक्ट्स यूपी से प्रपोज किए गए हैं जीआई टैग के लिए, जिन पे सैंक्शन बहुत जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दाह संस्कार होता है उसको थोड़ा सा और जो है किफ़ायती बनाने के लिए और साथ में जो है पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए अब गोबर के उपलों का उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं गोवर्धन योजना चल ही रही है, तो लगभग उसी से रिलेटेड ये है। तो जितने भी अंत्येष्टि स्थल हैं, शमशान जहाँ पर जो है दाह संस्कार होता है, यहाँ पर कुल लकड़ी में 50% मतलब 50% लकड़ी रहेगी, 50% ये गोबर के उपले होंगे जो पशुओं के, गोवंशीय पशुओं के उससे बनेंगे। और ये उपले निराश्रित गोवंश के आश्रय स्थलों से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे जो निराश्रित जानवरों को पालने की सरकार योजना चला रही है, जो लोग गोद ले रहे हैं निराश्रित जानवरों को और उनको पाल रहे हैं, उनको सरकार जो है नाम मात्र की जो है शुल्क भी दे रही है उनकी फीडिंग के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए। लेकिन जब उनसे प्राप्त जो है गोबर से भी उपले बनेंगे और वो बिकेंगे तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो एक दूर की सोच है और ये पर्यावरण हितैषी सोच है जो कि स्वागत योग्य है। आगे बढ़ते हैं। मदरसों समेत सभी संस्थानों में एक ही आयोग शिक्षकों की भर्ती करेगा। कुल मिला के शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर भर्ती अगर होनी है तो उसके लिए एक ही आयोग काम करेगा, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, प्राविधिक हो या मदरसा हो। तो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश, इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें राजकीय सहायता प्राप्त जो मदरसे होंगे, अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली जो स्थापित शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी भी जो है शिक्षकों की भर्ती इसी से की जाएगी। प्रयागराज में आयोग का मुख्यालय होगा। ये आयोग उत्तर प्रदेश टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करेगी और ये एक जो है इंडिपेंडेंट निकाय होगा, स्वायत्तशासी निकाय होगा। आगे बढ़ेंगे। बुनकरों को फैसिलिटी दी जाएगी, बुनकरों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। तो कई तरह की जो है सब्सिडी और सस्ती बिजली उनको प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले पावर लूम
बुनकरों को आधे हार्स पावर पर 400 व 1 हार्स पावर पर 800 रुपए के मात्र देने होंगे। गांव में 300 और 600 हो जाएगा, यही क्रमशः। और हथकरघा जो होते हैं, पावर लूम नहीं, जो डायरेक्ट हाथ से ही चलते हैं, उस पर 80 व पावर लूम लगाने पर 60% का अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये जो है इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सब्सिडी की योजना सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 माह में शिक्षा पर 700 करोड़ रुपए का सरकार व्यय करेगी। तो ये व्यय किस तरह से होगा? बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा पर 756 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है सरकार के द्वारा खर्च करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत 2.10 करोड़ के बजट से स्किल हब की भी स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और जीआई टैग है जो बांदा में एक स्पेशल पत्थर होता है, एक विशेष पत्थर होता है, सजर पत्थर। जो लोग बांदा के हैं या जो है बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं और इसके बारे में जानकारी रखते हैं, आप जो है कमेंट में बताइएगा कि ये सजर पत्थर की क्या विशेषताएं, हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो ये जो सजर पत्थर है ये जीवनदायिनी केन नदी में पाई जाती है। पहला फैक्ट तो ये है जो आपसे पूछा जा सकता है और इसको जीआई टैग दे दिया गया है। इस पत्थर को तराश कर हस्तशिल्पी ज्वेलरी व कलाकृतियां तैयार करते हैं, यानी कुछ जो है कुछ ना कुछ इसमें खास जरूर होगा, निश्चित रूप से कभी ना कभी जो है हम लोग के सामने पड़ेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, अभी आप जानते हैं कि निकाय चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो निकाय चुनाव के पहले जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है पहल पर जो है ओबीसी आरक्षण को दोबारा से नए सिरे से जो है किया गया था निकाय चुनाव के लिए निकायों में। तो उसके लिए जो है ओबीसी की एक तरह से पूरी गणना हुई प्रदेश में, उसकी एक रिपोर्ट आई ओबीसी आयोग ने जी दी। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के जो 4 क्षेत्र हैं, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और जो है दक्षिण जो है, तो उसमें सबसे अधिक जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं वो पूर्वांचल में हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जो पूर्वांचल में है उसका परसेंटेज कितना है? 42.19। ये आपसे पूछे जाने की न्यूनतम संभावनाएं हैं कि कितना है, ये जरूर पूछा जाएगा कि पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है। मध्य उत्तर प्रदेश में ये जो है हो जाएगा 27.55, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 37.53 हो जाएगा, और उससे कम जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ हो जाएगा? फिर बुंदेलखंड जो है वाला जो दक्षिणी रीजन है। तो आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में 36.77% ओबीसी की आबादी मिली है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 49.43% है, यानी मोटा मोटा हम जो है कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग 50% है और 36% आबादी 36.77 है, तो 37% आबादी जो है किसकी है? ओबीसी की है। तो बहुत लोग जो है, बहुत सारे नेता और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग जो है इस आंकड़े को जारी करने की मांग कर रहे थे, आयोग से भी, सरकार से भी। और ये आंकड़े जो है सार्वजनिक हैं, अब तो वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जिले के भी आंकड़े भी दिख जाएंगे कि जिले में कितना ओबीसी है, कितना जो है जनरल है, ये सब आपको वहाँ पर दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई में जो है हमेशा वनारोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है उत्तर प्रदेश में। 15 दिन का पूरा जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो है, हर बार ये संख्या करोड़ों में होती, इस बार भी जो है 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, बस इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। साल में 10 दिन ऐसे होंगे जब बच्चे, छोटे बच्चे जो है, खासकर प्राइमरी वाले 6 से 8 वाले जो हैं, परिषदीय विद्यालयों में 6 से 8 तक के बच्चे साल में 10 दिन बिना बैग लिए जाएंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, कितना भारी बैग होता है बच्चों को उठाना जो करता है, खासकर जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मतलब उसका भी एक मानक है कि शरीर के भार के अनुपात में कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ पर जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं जो स्कूल जो है, तो कई स्कूल तो बिना टाइम टेबल के रोज सारी कापी किताब मंगवाते हैं, जो कि प्रथा गलत है। बच्चे जो है केवल बैग टांगने में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए जो है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई कि 10 दिन वो बिना बैग के स्कूल आएंगे
और प्रदेश के विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। इसको नो स्कूल बैग डे के नाम से भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही ये पहल है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में राज्य होटल प्रबंध संस्थान खुलेगा। बस यही सबसे आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए कि राज्य होटल प्रबंध संस्थान कहाँ पर खुलेगा। गोरखपुर में बनेगा ये। बाकी तो सामान्य बातें इसके बारे में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो है केंद्र सरकार चला रही है। इसमें गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत सेफ सिटी यानी सुरक्षित शहर प्रोजेक्ट में देश के कुल 8 महानगरों को चुना है। उसमें से उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी शामिल है। यही जो है जो जरूरी है, जो आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र वैसे तो खनिज के मामले में हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है उत्तर प्रदेश का जिला। अब वहाँ पर कच्चे तेल और गैस के भंडार की भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। अभी रिसेंट जो सर्वेक्षण हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। एक दो चीज़ें इसमें से आपसे पूछी जा सकती हैं, जीके में पूछी जा सकती हैं। सोने के बारे में वहाँ पता ही चल चुका है, सोने का भी अच्छा भंडार है, कोयला है, बालू है, पत्थर है। इसके बाद अब कच्चा तेल व गैस भी यहाँ पर प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। सोनभद्र का जो सालखन गांव है, इसमें धरती का सबसे पुराना फॉसिल पार्क मौजूद है। ये कहाँ पर आता है? घोरावल क्षेत्र में सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इस जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? कभी आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि साल्तान जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा ये कहाँ पर है। ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क कहते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में से एक जीवाश्म पार्क है। ये सोनभद्र जिले में राज्य राजमार्ग SH5A पर सालखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज क्या है? सोनभद्र जिले का मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पार्क में जीवाश्म लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए गए जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेलाइट्स के जीवाश्म है। ये पार्क कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है और कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, जैसे कि पार्क का नाम पूछा जा सकता है और ये सबसे पुराना है, कौन से गांव में एक हो जाया गया है कि जहाँ पर ये गैस तेल के भंडार मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोरक्षनाथ नाम से एक सैटेलाइट बनाई जा रही है और ये क्या काम करेगा? नदियों की जानकारी जुटाएगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा इसको जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने एजुकेशनल सैटेलाइट पर एक काम शुरू किया है। इसका प्रेक्षण इसरो द्वारा किया जाएगा। 5 किलोग्राम वाला सैटेलाइट गुरु गोरक्षनाथ नाम इसको दिया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर शहर ही जो है गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर है, जो नाथ संप्रदाय के एक बहुत परम सिद्ध जो है तंत्र के जो है महान सिद्धों में से जो है माने जाते हैं। इस सैटेलाइट द्वारा नदियों में प्रदूषण का अध्ययन प्रमुखता से किया जाएगा। तो अगर आपसे इसका काम पूछ लिया जाए कि ये सैटेलाइट क्या करेगा, तो ये जो है नदी के प्रदूषण को की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में जो है जो G20 सम्मेलन संपन्न हुआ है, उसमें प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन जो है, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में बताया जो है कि वहाँ पर G20 समिट के जो अलग अलग जो है सेक्टर वाइज जो बैठकें हैं पूरे देश में चल रही हैं। तो कृषि वैज्ञानिकों की G20 के बैठक वाराणसी में भी हाल ही में संपन्न हुई है। बस आपको याद रखना, पूछा जा सकता है किस प्लेस पर हुई है, तो वाराणसी में हुई है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य विषय पर आधारित बैठक, ये इसकी थीम थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे इतना डीप जाना नहीं चाहिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख ले हैं जो है। इसमें पोषण, डिजिटल व कृषि व अनुसंधान के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर मंथन किया गया। डिजिटल तकनीक से खेती बाड़ी को आसान बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा में उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय खुलेगा। उच्च शिक्षा जो निदेशालय है, या अभी इसका एक शिविर कार्यालय लखनऊ है, इसके साथ आगरा खुलेगा और मुख्य जो इसका कार्यालय प्रयागराज में है। दुधवा के वन्य जीवों को अब
सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। मतलब जो भी पब्लिक हॉलीडे होते हैं उस दिन दुधवा के जो जानवर होंगे वो भी छुट्टी पे रहेंगे, मतलब वहाँ पर पर्यटन की गतिविधियाँ नहीं होंगी, वो भी आराम करेंगे, जैसे हम लोग जो है पब्लिक हॉलीडे पर आराम करते हैं। तो लखीमपुर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के वन्यजीव का एक दिन का साप्ताहिक अवकाश तो रहेगा ही, और जो पर्यटकों को जंगल में घुमाने वाले जो एलिफेंट सफारी वाले वो हैं, एलिफेंट्स हैं, वो भी जो है आराम करेंगे, तो उनको भी सार्वजनिक अवकाश का जो है मौका मिलेगा। अभी रिसेंटली जो है बाघ गणना की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक की है। तो वैसे तो ये राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डालेंगे। ये आपको वृद्धि दिखा रहा है बाघों के बारे में। 2006 में 1411 थे, 2010 में 1706 हुए, 2010 में 1706 हुए, 2014 में 2226 हुए, 2018 में 2967 हुए। अब 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3167 हुए। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे बाघ की बात हो गई। आगे बात करें अब जो है यूपी से क्या जुड़ा हुआ है, शिवालिक गंगा क्षेत्र जो है, शिवालिक गंगा क्षेत्र यानी जो है जो उत्तराखंड का जो है नीचे का और जो उत्तर प्रदेश के ऊपर का तराई का इलाका है वो शिवालिक गंगा क्षेत्र हम कह सकते हैं उसमें। और गंगा का जो है जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उसकी हम बात करें तो जो कि उत्तराखंड, नेपाल और प्लस उत्तर प्रदेश में जो है ये मिला के पूरी रेंज आती है। यहाँ पर बाघों में जो है अभूतपूर्व जो है वृद्धि हुई है। तो शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर जो है इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 में जहां इस क्षेत्र में 646 बाघ थे, किस क्षेत्र में, शिवालिक गंगा क्षेत्र में, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 804 हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बाघ गणना की रिपोर्ट 2022 ये जो है 5th साइकिल की रिपोर्ट है, 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों में 6.7% की वृद्धि बाघों में की गई है। एक समय था कि लग रहा था कि बाघ जो है भारत सहित दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2006 में कितने बचे थे, 1411 बचे थे। आज जो है ये दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है, जिन लोगों ने भी इस क्षेत्र में काम किया है उनके लिए जो है अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए ये गणना जारी की है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने जो है केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भेजा। अभी उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अभी 4 हैं, एक और भेज दिया गया है। एक जो भेजा गया है ये कहाँ का है, आपने सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का नाम सुना होगा। सोहेलवा नाम जो है महाराजा सुहेल देव नाम से आता है, जो कि अगर संयुक्त मूल रूप से देखें तो श्रावस्ती जिले में है, लेकिन अगर ऐसा उसको कोई सीमांकन नहीं है कि इसको सीमा में हम बांध सके, तो ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा तीनों जिलों में फैला हुआ है सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा है, और जब इसकी मंजूरी आ जाएगी तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इससे पहले कौन कौन से हैं, दुधवा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ या अमानगढ़ भी लिखा रहता है काफ़ी जगह पर, और रानीपुर जो चौथा जो अभी चित्रकूट और आसपास के एरिया में जो है। तो ये जो है 4 पहले से हैं, 5वां हमारा जो है ये श्रावस्ती वाला सोहेलवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य व प्रयागराज को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी सरकार। अभी योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ पर, जो है यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा करके आए हैं। तो उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर जो है सबसे ऊपर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो उसी में एक विशेष पहल ये भी है कि काशी, अयोध्या और मथुरा, ये 3 का तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हो भी चुका है। उसके अलावा प्रयागराज और नैमिषारण्य को भी बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है।
केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 है, इसके तहत इन दोनों स्थलों का चयन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए हुआ है। अब ये पॉइंट आपसे एक तरह से नेशनल करंट अफेयर से भी जुड़ गया जाके यूपी के साथ ही, कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनका विकास करने के लिए चयन किया गया है। वो कौन से जिले हैं? प्रयागराज और नैमिषारण्य। हालांकि नैमिषारण्य जिला नहीं है, ये सीतापुर में आता है। आगे बढ़ते हैं। मंगलातन विश्वविद्यालय को नैक ए ग्रेड प्लस जो है मिला है, ए प्लस ग्रेड मिला है। ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है और बहुत हाई रैंकिंग मानी जाती है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में स्थित है। इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, जिसको हम नैक कहते हैं, इसके द्वारा A+ ग्रेडिंग मिली है और ये बहुत ही क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? यही प्रश्न है। ये हुआ लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लखनऊ का। आपको केवल मुख्य रूप से राजधानी का नाम रखना कि यहाँ हुआ, और इसके तहत जलवायु संरक्षण व प्राणियों के संवर्धन पर जोर दिया गया। मतलब एक तरह से इसका मोटिव आपको बता दिया गया यहाँ पर। फिर चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कहते हैं, उसका उत्तर प्रदेश को हब या केंद्र बनाने का प्रयास चल रहा है। उसी के तहत जो है अभी फरवरी में जो है 10 से 12 फरवरी के बीच जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के जरिए उत्तर प्रदेश चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो है तैयार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन में अमूल्य योगदान देने के लिए 145 दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा व गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चूंकि अब ये पुरस्कार बहुत सारे लोग को यानी 145 लोग को दिया जाता है, तो किसी का नाम पर्टिकुलर तो यहाँ पर याद रखना नहीं है। संख्या बहुत ज़्यादा कभी रेयरली पूछी जा सकती है। बाकी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नंद बाबा व गोकुल पुरस्कार ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में दिए जाते हैं जो लोग जो है दुग्ध उत्पादन में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन पर बाटिक पेंटिंग में बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये किसने बनाया? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र अच्छांश ने, इनका नाम क्या है? अच्छांश ने समुद्र मंथन पर बाटिक पेंटिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 65 स्क्वायर फीट की, यानी 65 स्क्वायर फीट, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी पेंटिंग होगी। पेंटिंग 27 रंगों में तैयार की गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल इस पेंटिंग का शीर्षक क्या रखा गया है? लार्जेस्ट मल्टी कलर्ड बाटिक पेंटिंग ऑफ समुद्र मंथन, ये इसको नाम दिया गया है। तो साइज इसका देखिए आप कितना, 65 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ते हैं। सरकारी अस्पतालों की जानकारी कि उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके लिए एक ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, और ये जो है ऐप से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाएगा, जिससे आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपके पास जो अस्पताल है सरकारी वाला, उसमें एक्सरे होता है कि नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड होता है कि नहीं, ब्लड टेस्ट कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। अगला, प्रदेश में संचारी रोगों के नियंत्रण में पहले पायदान पर लखनऊ राजधानी, मतलब सारे जिलों के मूल्यांकन में लखनऊ पहले पायदान पे है। तो संचारी रोगों के नियंत्रण में लखनऊ प्रदेश में पहले स्थान पर है, वहीं मथुरा दूसरे और जौनपुर तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 नए रेडियो रिले स्टेशंस खोले गए हैं, और ये जो है कहाँ पर है? प्रयागराज मंडल के फतेहपुर समेत आकाशवाणी के 6 नए रिले सेंटर उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। नए रेलवे स्टेशनों में से फतेहपुर के अलावा चित्रकूट, औरैया, ललितपुर, सिद्धार्थनगर के नौगढ़ व देवरिया शामिल हैं। ये 6 जो है स्टेशन बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ साहित्यकार हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, उपन्यासकार गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक। हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं वो वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक के, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास जरूर पढ़े होंगे। खासकर जो है वेद प्रकाश शर्मा का जो है मर्डर मिस्ट्री वाले उपन्यास जो है
पहले जब इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा चलन नहीं था युवाओं के बीच जो है, तो जो है जो लोग पढ़ने के शौकीन हुआ करते थे और थोड़ा सा उनको रोमांच पसंद था, जो है मिस्ट्रीज पसंद थी, तो वो ये फेवरेट जो है लेखक हुआ करते थे उस ज़माने के। तो इनके उपन्यास कहीं खो ना जाएं, उसको फिर से प्रचलन में लाने के लिए ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने शिक्षा नीति के तहत परस्नातक के चौथे सेमेस्टर में लोकप्रिय साहित्य नाम से विषय में गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यासों को शामिल किया है। अब आप लोगों में से अगर किसी ने इन लेखकों का कोई भी उपन्यास पढ़ा है तो कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से उपन्यास पढ़े हैं, या आप 2-4 के नाम ऐसे भी गिना दीजिए क्या आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्बल टाई एंड डाई कलर से रंगे जाएंगे कपड़े। तो ये हर्बल टाई एंड डाई का निर्माण किसने किया है, मुख्य मुद्दा ये है जो आपसे पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी जो है NBRI जिसे हम कहते हैं, इसके वैज्ञानिकों ने मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए जाने वाले फूलों से, क्योंकि मंदिरों में जो बड़े मंदिर हैं वहाँ तो टनों फूल रोज चढ़ते हैं, खासकर जैसे मंगल है, शनिवार है, ऐसे दिनों में, तो वो फूल क्या होता है या तो लोग नदियों में प्रवाहित कर देते हैं या वो कचड़े में चला जाता है। तो उनका उपयोग हम कर सकते हैं डाई बनाने के लिए, कलर्ड डाई बनाने के लिए। ये बीड़ा उठाया है NBRI ने। अब यहाँ पे एक नेचुरल सवाल उठता है, NBRI कहाँ पर है? NBRI लखनऊ में स्थित है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उपयोग किए जाएंगे। इन रंगों से त्वचा की सुरक्षा भी होगी क्योंकि ये हर्बल कलर होंगे और कपड़ों को अशुद्धता से बचाया भी जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को सुरक्षित रखेगा स्वदेशी पैरासूट। अब ये लक्ष्य क्या है, इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है। तो समुद्री व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम मानव रहित विमान, जिसको UAV कहते हैं, लक्ष्य इसका नाम ही रखा गया है, मानव रहित विमान का नाम रखा गया लक्ष्य। इसको स्वदेशी रिकवरी पैरासूट आपात स्थिति में सुरक्षित उतारकर हादसे से बचा लेगा। UAV का मतलब अनमैन्ड व्हीकल, जिसमें कोई भी व्यक्ति ना सवार हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस मानव रहित विमान के लिए आयुध पैरासूट निर्माण कानपुर जो फैक्ट्री है उसमें पैरासूट सिस्टम विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। इस पैरासूट की विशेषताएं क्या है? 10 वर्ष तक इसको उपयोग में लाया जा सकेगा। नायलॉन फैब्रिक से बनेगा। 500 किलोग्राम तक के वजन के विमान को सुरक्षित उतारने में सक्षम रहेगा और 300 मीटर से 9 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पैरासूट काम करेगा। तो बस ये सामान्य जानकारी के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में जो पुर्जे बन रहे हैं उसके लिए पसंदीदा जो स्थल है वो कानपुर अमेरिका बना है। तो CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर की स्टार्टअप कंपनी एक डेटम एडवांस कंपोजिट ऑटोमेटिक टेप लेइंग ATL व ऑटोमेटेड फाइबर प्लेसमेंट तकनीक पर ड्रोन के पुर्जे बना रही है। ये ड्रोन के पुर्जे अमेरिका व यूरोप में पसंद किया जा रहा है, यानी वहाँ से जिसकी डिमांड आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी दक्षता निर्माण, वर्कशॉप ऑन 5G। बस ये चूँकि एक वर्कशॉप है, एक प्रशिक्षण कार्यशाला है, कहाँ पर आयोजित हुई ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ में आयोजित हुई। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज व वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ महीनों में 5G सेवाओं से जोड़ा जाएगा। उसी की तैयारी के संबंध में ये आयोजित हुआ। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पुरस्कार, आप जानते हैं 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो इस अवसर पर जो है केंद्र सरकार जो है देश की सभी पंचायतों के लिए कई सारे पुरस्कारों की घोषणा करती है। इसमें उत्तर प्रदेश का भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के क्या है, उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। तो क्या है, बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में सिद्धार्थनगर की हंसुडी और औसनपुर ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी में मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है।
इस प्रतिस्पर्धा में तेलंगाना को सर्वाधिक 13 पुरस्कार मिले हैं। ये भी याद रखिएगा, नेशनल लेवल के लिए जो है ये आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। जिला अस्पतालों में भी अब कैंसर के उपचार की सुविधा सरकार देने जा रही है और ये सुविधा जो है कवर्ड होगी आयुष्मान भारत योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर होगी। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प, या जिसका दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन, ये क्या है? एक योजना है। इसका शुभारंभ भारतीय गुणवत्ता परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर किया है और इसके 4 पिलर्स हैं। क्या, कैसे गुणवत्ता मेंटेन करेंगे? सॉरी, ये 3 अगर ये 4 पर आयोजित है। $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के चालक के रूप में गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सेवा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल। उत्तर प्रदेश की जो है ये खबर है, मतलब जल हर घर जल या जल जीवन मिशन, जिसको दूसरा नाम है, बड़ा नाम है उसका, उसके तहत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ परिवार जो है ग्रामीण परिवार कवर हो गए हैं। योजना के तहत वर्ष 2024 तक 2.65 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 40,000 नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप का तीसरा जो है स्टेट है, यानी टॉप 3rd में शामिल है, तीसरे नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से धान की फसल पर ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी आपने सुना होगा, जो धान की जो है फसल है और ये वैसे तो जो है ब्लास्ट रोग जो है बहुत पुराना रोग है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ रहा है वैसे वैसे ब्लास्ट रोग भी जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो BHU के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शोध किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व स्तर पर ब्लास्ट रोग से धान की फसल प्रभावित होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये खतरा किसी भी दिन विश्वव्यापी खाद्य संकट के रूप में आ जाएगा। शोध के अनुसार ब्लास्ट का खतरा उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहां धान की खेती वर्षा पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। स्मार्टफोन से वायरलेस सेट नियंत्रित करेंगे पुलिस। अभी तक आप देखे होंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या लेते हैं, एक जो है वायरलेस का डिवाइस लेके चलते हैं। ज़्यादातर को आपने देखा होगा यहाँ लगा लेते हैं या पीछे लगाए रहते हैं, तो थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। अब जो है ऐसी टेक्निक आ गई है, अब वो अपने मोबाइल सेट पर ही वायरलेस की सारी गतिविधियों को सुन सकेंगे, वहाँ से वायरलेस कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश ने एक विशेष ऐप विकसित कर लिया है जिसकी मदद से पुलिस अधिकारी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल वायरलेस सेटों पर सीधे कोई भी संदेश दे सकेंगे। बाराबंकी पुलिस ने इस नई संचार प्रणाली का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। प्रयोग सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी में शुरुआत हो चुकी है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। संचारी रोग पखवाड़ा या नियंत्रण अभियान जो है, पखवाड़ा तो 15 दिन का होता है, ये पूरा 1 महीने का अभियान है। 1 से 30 अप्रैल तक का जो है विशेष संचारी रोग अभियान अभी मनाया गया है। फिर ये जुलाई में फिर रिपीट किया जाता है। जुलाई में जब बरसात होती है तो संचारी रोग फिर से जो है प्रभावी होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं खेल नीति संबंधित जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसमें पहली चीज़ है कि राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। फिर 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। ये 2-3 बातें जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 14 एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको हम उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं, और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र। उच्च प्रदर्शन केंद्र का मतलब क्या है, जहां पर जो है हायर लेवल की जो है खेल की ट्रेनिंग जो है खिलाड़ियों को दी जा सकेगी। इनकी स्थापना का प्रावधान करने की इस नीति में प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक और नीति कैबिनेट ने अप्रूव की है जो कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है 2023 की। अब ये जो है अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इस नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इस नीति के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीक सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान, यानी अधिकतम सीमा उसकी 5 करोड़ रुपए होगी, लेकिन ये 35% की जो है कैपिटल सब्सिडी जो है, जो लोग भी अपना उद्योग
इससे जुड़ा हुआ, किससे, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुकरेल नाइट सफारी व पार्क, प्राणी उद्यान जिसको हम जो है जू कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? पहले ही पास हो चुका है सब, ये लखनऊ में बन रहा है और ये एशिया का पहला नाइट सफारी पार्क है। राजधानी में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क एवं प्राणी उद्यान परियोजना में सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे कुकरेल क्षेत्र जो है लखनऊ में एक वन्य क्षेत्र है, में नाइट सफारी एवं प्राणी उद्यान बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एआई, आजकल चैट जीपीटी जिस तरह से फेमस है, चैट जीपीटी में कौन सी टेक्निक उपयोग होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं। तो एआई से लैस छोटी एक्सरे मशीन से सुगम हो सकेगी टीबी की पहचान। टीबी या क्षय रोग के निदान में, उसकी डायग्नोसिस में, क्योंकि फेफड़ा ज़्यादातर लोगों को जो है लंग वाली टीबी होती है, बाकी तो टीबी के बारे में कहा जाता है कि नाखून और बाल को छोड़कर पूरे शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि टीबी केवल और केवल फेफड़े की होती है, लेकिन 80% के लगभग जो है टीबी फेफड़े वाली ही होती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसके अलावा अन्य अंगों की अगर टीबी होती है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो जो पल्मोनरी टीबी है, या जिसको हम हिंदी में कहें फेफड़े वाली टीबी है, उसकी पहचान के लिए एआई से लैस एक छोटी एक्सरे मशीन से जो है पहचान की जाएगी और इसकी खोज या इसको जो साकार करेगा वो आईटीआई कानपुर का एक स्टार्टअप कंपनी है, इनक्यूबेशन जो है वो ये करने जा रहा है। इसमें क्या होगा? ये छोटी मशीन होगी, पोर्टेबल होगी, गांव-गांव जाकर इससे जो है जांच की जाएगी। खुद लोगों को जो है अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैंप कर करके गांव में ही उनकी जांच हो जाएगी। और ये मशीन एक साथ 100 व्यक्तियों के डाटा का विश्लेषण भी कर सकती है, मतलब इसकी अच्छी खासी पावर रहेगी। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बहुत ही चर्चा में है और चूँकि ये राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसमें यूपी के 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं, इसलिए निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये जो है स्थापित हुआ होगा। तो इसके लिए जो है MOU यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुका है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है। और ये कहाँ स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल जो आपसे है यही है। एक तो लखनऊ में होगा, दूसरा हरदोई में होगा। अब हरदोई में ये संडीला में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये सब पूरा विवरण यहाँ पर दिया है। लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये लखनऊ और हरदोई में होगा। यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित होगा और कैसे होगा? तो पहला जो है प्रदेश का सरकार का ललितपुर में यूपी का पहला फार्म जो है बनाने जा रही है, फार्मा पार्क होगा। फार्मा का फुल फॉर्म फार्मास्यूटिकल, यानी वहाँ पर दवाएं इत्यादि बनेंगी। गौतम बुद्ध नगर में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होगा। और जहाँ पर भी पहला शब्द जुड़ा है वो अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहला कभी दूसरा नहीं होता है। यानी आज ये करंट अफेयर्स है, आगे चल के ये जीके बन जाएगा, लेकिन ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कहाँ पर कितनी लागत से बनेगा ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है विचारणीय बिंदु नहीं है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हमने उत्तर प्रदेश का अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स पूरी समग्रता से और टू दी पॉइंट दोनों तरीके से कवर किया है। इस वीडियो को केवल और केवल 2 बार रिपीट करके और देख लीजिए। कुछ भी नोट करने की, नोट्स बनाने की, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारे करंट अफेयर्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।